नमस्कार दोस्तों। मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और ये करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, हम लोग आगे देखेंगे। अ, जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि हम लोग नए नए वीडियो के साथ आएंगे जो हमारे इतिहास के खंड से जुड़े होंगे और साथ साथ जो करंट के होंगे, और इसके अलावा यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो इससे आने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी आपको आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए, योजना का नाम है प्रसाद योजना। ठीक है, अब ये प्रसाद योजना क्यों चर्चा में है इतना, तो इसके पीछे कारण ये है कि अभी हम लोग देखते हैं कि अभी चर्चा में क्यों है ये। तो चर्चा में इसके रहने के पीछे कारण ये है कि जो हमारी माननीय जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम आप लोग को पता ही है, द्रौपदी मुर्मू, ये अभी तेलंगाना में एक परियोजना की आधारशिला रखी हैं। और उस परियोजना का नाम क्या है? भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास। ये एक परियोजना की उन्होंने आधारशिला रखा है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वहीं पे तेलंगाना में ही एक और जगह है दूसरा, वहाँ पे रुद्रेश्वर मंदिर है। और उस मंदिर में भी एक अन्य नामक परियोजना जो है की शुरुआत की गई है, जिसे बाद में प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद योजना जो है एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत इन दो परियोजनाओं को शामिल कर लिया गया है या मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये टॉपिक कहीं ना कहीं चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इन दोनों परियोजनाओं का आधारशिला रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब ये जो प्रसाद योजना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्रम से कि ये क्या है। ठीक है, क्यों शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। और हाल ही में भारत के कई सारे धार्मिक स्थल और शहरों को जो है इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो वो स्थल कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी के एग्जाम से यूपीएससी के हिसाब से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ से सारे प्रश्नों को देख लेंगे। यहाँ पे बात हुई है दो मंदिरों की। एक रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसे रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, और दूसरा है भद्राचलम। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर प्रसाद योजना क्या है और उसके अंतर्गत इन दो योजनाओं को क्यों शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे रमप्पा मंदिर के बारे में लिखे हैं। जो देखिए, इसमें मैंने उन्हीं सारे पॉइंट को मेंशन किया है। अगर आप पिछले साल के यूपीएससी के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके के प्रश्न मिलेंगे कि एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रहते हैं, लेकिन चूंकि जब ये हमारे ध्यान में नहीं रहता है, हम नहीं देखे रहते हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे इस बार 2022 का ही एक प्रश्न था कि उसको करंट से ऐड कर दिया गया था सोमनाथ मंदिर के टेम्पल में, और उसमें एक स्टेटमेंट जो है अलबरूनी से जोड़ दिया गया था। और दूसरा ये और भी कई सारे स्टेटमेंट, उसमें तीन स्टेटमेंट थे, लेकिन टॉपिक करंट का था और उसके बेसिक हिस्ट्री से जोड़ के वो प्रश्न पूछ लिया गया था। एक रामानुजाचार्य का जो उन्होंने भक्ति एक तरीके से दिया था, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सारे टॉपिक को जो चर्चा में रहे उससे जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट कर लें। तो हम लोग रमप्पा मंदिर के बारे में देखेंगे। रमप्पा मंदिर का जो संबंध है ना, ये भगवान शिव से है। ये बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में यही पूछ सकता है कि आखिर इस मंदिर का संबंध किस देवता से है। तो याद रखिएगा कि इस रमप्पा मंदिर का जो संबंध है वो भगवान शिव से है। ठीक, अब इसे बनवाया किसने था इस मंदिर को? तो इस मंदिर को काकतीय शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, एक पूरा काकतीय वंश है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, एक बार उठा के देख लीजिएगा कि काकतीय वंश में कौन कौन शासक हैं। हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो शासकों को एक बार आप देख लीजिएगा। अब ये जो रमप्पा मंदिर है इसे 2019 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है उस सूची में नामांकन के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था, और इसे शायद 2021 में इसे स्वीकार कर लिया गया और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब बात आती है इस जो मंदिर है
इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? हम सभी को पता है, अगर हम लोग कला और संस्कृति के हिस्से को अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, तो हमको ये पता है कि जो मंदिर निर्माण शैली है, उसमें 3 शैलियाँ देखने को लिए मिलती हैं। एक नागर शैली, और दूसरा द्रविड़ शैली, और तीसरा है बेसर शैली। ठीक है? तो नागर शैली का संबंध उन मंदिरों से है जिनका जो उत्तर भारत में बनाए गए हैं। ठीक है? उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। द्रविड़ शैली में बनाई गई जो मंदिरें हैं, उनका संबंध जो है दक्षिण भारत से है। और बेसर शैली जो है नागर शैली और प्लस द्रविड़ शैली, इन दोनों का मिक्स होता है। ठीक है? तो बेसर शैली में बहुत सारी मंदिरें बनाई गई हैं, तो इसका भी संबंध जो रमप्पा मंदिर है, वो कहीं ना कहीं बेसर शैली से है। तो इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा। तो हम लोगों ने रमप्पा मंदिर के बारे में ये देख लिया कि ये भगवान शिव से संबंधित है, काकतीय शासकों द्वारा बनाया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में इसको शामिल किया गया था। एक बार फैक्ट जरूर आप चेक कर लीजिएगा, मेरी तरफ से सही है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका निर्माण जो है बेसर शैली में हुआ है। ठीक है? अब हम लोग इसी तरीके से भद्राचलम के मंदिरों के बारे में देख लेंगे। तो भद्राचलम जो मंदिर है, ये कोई एक मंदिर नहीं है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, छोटे बड़े। ठीक है? तो ये सब कहीं ना कहीं कई मंदिरों का समूह है। देख लीजिए, यहाँ पे बहुत छोटे बड़े मंदिर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक पूरे मंदिरों का समूह है, भद्राचलम। अब इस मंदिर का संबंध किससे है? तो इस मंदिर का संबंध है रामायण महाकाव्य से। यह मंदिर रामायण महाकाव्य से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम जो है, जब वनवास पे थे 14 वर्ष के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कुछ समय जो है भद्राचलम के जो मंदिर है, इसके पास एक दंडकारण्य वन है, जंगल है। इसके आसपास में एक गांव है जिसका नाम है परनासाल। इसमें वो कुछ समय तक अपना व्यतीत किए थे। तो ये जो भद्राचलम का मंदिर है, एक लाइन में कहें तो भगवान राम से या रामायण महाकाव्य से संबंधित है। ये मंदिरों का समूह है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बगल में एक नदी गुजरी है यहाँ से, ये नदी। ठीक है? तो ये नदी कौन है? तो ये नदी है आपकी गोदावरी नदी है। और इस गोदावरी नदी के बाएं तट पर ही जो है, ठीक है, वो उधर वाला दायां तट हो गया और इधर वाला बायां, तो इस बाएं तट पर इसकी अवस्थिति है। तो हम लोगों ने भद्राचलम के मंदिर के बारे में क्या क्या देखा? ये मंदिरों का समूह है, रामायण महाकाव्य से इसका संबंधित है ये। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम पे भद्राचलम के मंदिर के पास ही दंडकारण्य का वन है। इस वन के आसपास में एक गांव है जिसका नाम है परनासाल। इस गांव में वो कुछ समय तक व्यतीत किए थे। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रसाद जो योजना है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो भद्राचलम में जिस परियोजना की आधारशिला रखी, और साथ साथ में रमप्पा मंदिर या रुद्रदेव मंदिर के वहाँ जो उन्होंने आधारशिला रखी, इन दोनों परियोजनाओं को प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दे दी गई है। अब चूंकि मंजूरी दे दी गई है, तो हम ये देखेंगे कि इसके अलावा और कौन-कौन से मंदिर हैं जिनको जो है मंजूरी दी गई है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर प्रसाद योजना क्या है। प्रसाद योजना के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, प्रसाद योजना जो है, इसको हम लोग देखेंगे तो ये 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में। कोई योजना है और ये योजना शुरुआत की गई है 2005-6 में, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई है। तो जो प्रसाद योजना है, इसको 2014-15 में शुरू की गई है। शुरुआत किसने किया है? तो इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार मंत्रालय से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि आखिर इस पूरी योजना को जो है किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। तो याद रखिएगा कि ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है? चलिए, अब ये जो प्रसाद है ना, इसका पूर्ण रूप क्या है? कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम में अगर इस वीडियो को कोई एसएससी का और बाकी कोई अन्य छोटे मोटे एग्जाम है, उसमें कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछे गए हैं कि इस योजना का पूर्ण रूप क्या है ना। तो उस पूर्ण रूप को पहले हम लोग हिंदी में देख लेंगे और उसका इंग्लिश भी देख लेंगे। तो इस प्रसाद योजना का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन।
तो इंग्लिश में क्या लिखा है? नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, इस योजना को जो 2014 और 15 में शुरुआत किया गया था, इसका नाम है प्रसाद, और प्रसाद योजना को ही क्या किया गया, 2017 में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, इस नाम में परिवर्तन बस इतना किया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बस जो है ना विरासत शब्द को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और विरासत में यहाँ पे एच एच ऐड कर दिया गया है, हेरिटेज कर दिया गया है। तो नाम क्या है? तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। ठीक, इस नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर याद करने की बात होती है कि हम याद इसको कैसे रखेंगे, तो बस याद ये रख लीजिएगा कि जो नई योजना है जिसका नाम बदल दिया गया है, उसमें हेरिटेज शब्द जो है ऐड कर दिया गया है। तो हम लोगों ने प्रसाद योजना के बारे में भी जान लिया कि प्रसाद योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी, 15 में, 2014-15 में की गई थी। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। 2017 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, उसमें हेरिटेज शब्द जोड़ दिया गया है, विरासत। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये जो योजना शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा, इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य को अगर हम देखें तो उद्देश्य को मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। देखिए, भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करना। ठीक, दूसरा है जो देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या है उसको बढ़ाना। तो क्यों बढ़ाना? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जब भारत में वो आते हैं तो भारत में जब वो आएंगे पर्यटन तो यहाँ पे खर्च करेंगे, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ठीक है, और भी कई सारे हैं भारत के, जब भारत में आएंगे खर्च करेंगे तो उनका जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के लिए होता है। ठीक है, वो उसका उपयोग करते हैं। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया ही आपको। लोगों को आजीविका और अवसर और पर्यटन को बढ़ावा देने में इसका सहयोग मिलेगा। ठीक है, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी, और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो उद्देश्य है, मान लीजिए कि आपके प्रश्न में पूछ लिया कि प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 विकल्प दे देंगे, उसमें से एक दे देगा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, और आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये पर्यटन से ही संबंधित है। धार्मिक स्थल, शहर जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है भारत में भारत की जीडीपी में इनका कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, इनका सहयोग हो सके। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया कि जो प्रसाद योजना है उसकी शुरुआत कब की गई, उसका नाम बदल दिया गया, और क्यों किया गया इस योजना की शुरुआत, उद्देश्य को भी हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रसाद योजना के तहत जो है विकास के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि कई धार्मिक शहरों और स्थलों को क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया, उनकी पहचान की गई है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इनमें कौन कौन से जगह हैं, आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैप में अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने सामने भी उसका नाम लिख के रखा है ताकि आपको आसानी हो सके समझने में। चलिए, तो पहला नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अमरावती का। तो अमरावती कहाँ है, आप लोग देख रहे हैं, ये अमरावती है। ठीक, इसी तरीके से श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, वो भी यहीं पे जगह है। ठीक है, श्रीशैलम। उसके बाद है कामाख्या मंदिर जो असम में है, देखिए कामाख्या मंदिर यहाँ पे है, असम में है। उसके बाद है परशुराम कुंड, ये लोहित जिला है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पड़ेगा। चलिए, अगला है पटना और गया में भी जो है इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है, गया हो गया। उसके बाद है मथुरा, मथुरा को आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। वाराणसी हो गया, वाराणसी यहाँ पे दिया गया है। अजमेर है, यहाँ पे है राजस्थान में। द्वारिका है गुजरात में। ठीक है, कांचीपुरम है, देखिए यहाँ पे है। उसके बाद हो गया वेलंकल्ली हो गया। ठीक है, ये इसके नीचे है। अब पुरी हो गया जो उड़ीसा में है, यहाँ पे है। केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक, इसके बाद अमृतसर, अमृतसर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा जो नए दो अभी शामिल किए गए हैं वो ये हैं, रमप्पा मंदिर और भद्राचलम। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इन जो है प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं, शहर हैं, इनको कहीं ना कहीं क्या किया गया है,
प्रसाद योजना के तहत जो है इनकी पहचान की गई है, इनको पर्यटन के स्तर पे इनको विकसित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में ना। आप देखेंगे कि 2017-18 के 19 के आसपास में जो पेपर हुआ था, उसमें योगा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जब योगा को शामिल किया गया था। तो आप देखते रहिएगा, इन सारे को बार बार रिवीजन करके एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अमरावती हो गया, श्रीशैलम हो गया, कामाख्या हो गया, परशुराम हो गया, पटना गया बिहार हो गया, मथुरा, वाराणसी, अजमेर हो गया, द्वारका हो गया, कांचीपुरम हो गया, वेल्लनकल्ली हो गया, पुरी हो गया, केदारनाथ हो गया, अमृतसर हो गया। और इन दो मंदिरों को अभी हाल में शामिल किया गया, इनका संबंध जो है तेलंगाना से है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस हम लोग लास्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हम लोग बस 2 सेक्शन और बच गया है। इसका जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है 100%। और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है, मतलब इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, तो ये जो है जिस भी राज्य में इस चीज को सूचीबद्ध किया जा रहा है, पहचान की जा रही है, उसी राज्य को या संघ राज्य क्षेत्र को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस तरह की एजेंसियों का चिन्हित करें कि इनकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन रहेगी। तो हम लोगों ने प्रसाद योजना को डिटेल्स में देख लिया, ठीक है, कि प्रसाद योजना क्या है, क्यों शुरू किया गया, क्यों चर्चा में है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके तहत जो है कहीं ना कहीं जो स्थान सूचीबद्ध किए गए थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हम नए नए वीडियो के साथ आते रहेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी करंट के क्वेश्चन जो आपके संभावित हैं, जो बनने वाले हैं, उनको ये नहीं कि थोड़ा सा बस ऐसे कर दिया दिखा दिया उससे हो जाएगा, नहीं। हम हर एक योजना को डिटेल्स में कवर करेंगे, ताकि जो आपका एग्जाम है ना वो आपका कवर हो सके, उसमें एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है आपसे बाहर ना जा पाए। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।